क्या है लाइमन? कौन बताएगा? लाइमन कहाँ है? आज क्या हुआ? जो डायरेक्ट n इक्वल्स टू 1 में आए वो है लाइमन, राइट? तो जब इमिशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू कम। तो अगर मान लो वो डायरेक्ट n इक्वल्स टू 1 में आ रहा है तो लाइमन सीरीज, राइट? रिवाइज नहीं किया लगता है, किसी ने नहीं किया? कितने लोगों ने रिवाइज किया, हाथ बताओ। कैलशील ने किया है, भव्य ने किया है। चलो जल्दी से पीछे देखो क्या है, क्योंकि अभी मैं बस क्वेश्चन करा रहा हूँ, जल्दी से देखो, 5 मिनट्स, ओके? देखा सबने? ठीक है। तो अभी जैसे मुझे क्या क्या बताना है मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, है ना? आपको खुद ये बात देखनी है, पढ़नी है। मैं देख रहा हूँ कि कितने लोगों ने लिखा है ना? जिन्होंने लिखा होगा उन्होंने ही वही तो देख पाएंगे। बताओ आर्या, आर्या बेटा, यस सर। बताओ बामर सीरीज क्या है? सर बामर सीरीज क्या है? एक सेकंड सर, वो हाइमन एंड बाल्मर एंड वो सब ना। हाँ वही सब, वही। कल नहीं पढ़ा ना घर पे? सर नहीं, मैंने वो कल का लेक्चर मिस किया था, वो कनेक्ट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने सिर्फ नोट्स लिखा है। जल्दी से देख के बताओ। सर वो बाल्मर विजिबल N2 इज इक्वल टू। चलो हेलो। ठीक है। हाँ ठीक है। तो एक्चुअली है क्या, देखो काफी लोगों ने ये बातें ढंग से रिवाइज नहीं की हैं, और मैं ये बात हाईलाइट करना चाह रहा हूँ बार बार, है ना? कि यार उड़ जाएगा सब, मतलब याद नहीं रहेगा। अगर रोज नोट्स रिवीजन करना ही है, ये एक हैबिट बनाओ। अच्छा लगता है कि जब तुम्हें आती है ना चीजें तो यू ग्रो इन कॉन्फिडेंस। तो यही मैं बस कहना चाहूंगा, बार बार उसको पकड़ के रखो, मतलब ये बात को ध्यान रखना है कि हमें ये करना है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, 6 सीरीज हैं, ठीक है? तो लाइमन, बामर, पाशन, ठीक है, ब्रैकेट, फंड। वैसे तो 5 दी रख दिए हैं, लेकिन ठीक है, अब इसको भी मान लेते हैं हम फ्री। ठीक है। लाइमन का मतलब ये है कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो n इक्वल टू n1 जो है उसमें 1 होगा, तो n2 कुछ भी हो सकता है। n2 कैन बी 2 3 4 इनफाइनाइट, और n1 क्या होगा? इक्वल्स टू 1। तो 2 3 4 कहीं से भी आएगा वो। यहाँ पे n2 क्या हो सकता है, मतलब हाईएस्ट स्टेट क्या हो सकती है? 3 4 5 से इनफाइनाइट 2, n1 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे क्या होगा? n2 4 5, एक आग बढ़ाते जाओ, है ना? भाई n1 अगर 2 है तो 2 से 2 में कैसे आएगा? ऊपर से ही आएगा, राइट? तो 3 4 5। अब यहाँ पे n1 3 हो गया तो 3 में कैसे आएगा? 4 5 6 ऐसे, बट कुछ नहीं है। n2 यहाँ पे क्या जाएगा? 5 6 7 2, n1 is 4। कैसे बढ़ाते जा रहे हैं? n2 इक्वल्स टू हियर 6 7 8 to n1, sorry, n2 equals to 5
और n2 इक्वल्स टू 789 टू n1 इक्वल्स टू 6, ये सब है। अब यहाँ पे जो ये पूरा जो भी हमारा स्पेक्ट्रम है, जितनी भी वेवलेंथ आएंगी ये सारी यूवी रीजन में आएंगी। यूवी रीजन का मतलब क्या हुआ? अल्ट्रावायलेट। किसमें आएंगी? विजिबल में। और बाकी सब इंफ्रारेड में, IR 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 IR। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होती है? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज, तो जो कल लोगों ने मिस किया उनको ये बात दोबारा से आप लिख सकते हो, ठीक है? ये वही यही बात हमने कल बताई है। एंड डोंट मिस लेक्चर, ओके? आप में से काफी लोगों ने मिस किए हैं लेक्चर, 2 लेक्चर मिस किए हैं, ठीक है? एक हमने जो शाम को लिया था वो भी नहीं थे, उसमें तो 22 ही लोग थे, और कल 30 थे संडे वाले दिन। तो जिन लोगों ने ये 2 लेक्चर मिस किए हैं, बताओ, हाथ उठाओ जरा, रेज योर हैंड जिन्होंने मिस किए। मैं डांट नहीं रहा हूँ, मुझे डांटना नहीं है, ठीक है? किसी के पास कोई स्पेसिफिक वजह है कि उन्होंने कोई, मतलब किसी इम्पोर्टेंट के कारण कोई इम्पोर्टेंट रीजन है, या फिर ऐसे ही बस मन नहीं कर रहा था? इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ। तो फिर आप लोगों में से काफी लोगों ने क्या वीडियो लेक्चर में, ये क्यों पूछ रहा हूँ, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो भी बता देता हूँ। होता ये है कि देखो, इस पूरी लड़ाई में, जैसे बाकी लोगों ने तो कल बोला ही है ना? अ, तो इस पूरी लड़ाई में आपको एक बात याद रखनी है 2 साल की, कि आपको स्मार्ट वर्क करना है ना, हार्ड वर्क से ज्यादा। एंड स्मार्ट वर्क यही है कि एक तो डिसिप्लिन होना चाहिए, मतलब आपकी कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। आप सोर्स से सीखना चालू करो, है ना? जैसे क्लास है, क्लास में आपको पूरा है समझ में, और फिर उसका रिवीजन हो जाए। ये मतलब वेयर मिनिमम में सारी क्लासेस आपको कंप्लीट करनी है। अगर आपकी क्लास मिस हो गई है तो आपने क्या उसका वीडियो देख लिया या नहीं देख लिया, फिर उसको आपने रिवाइज कर लिया या नहीं कर लिया। अगर आप ध्यान से कर रहे होगे तो आपको लगेगा फिर भी आपको कुछ ना कुछ डाउट रह ही जाएगा, ठीक है? तो वो डाउट कंप्लीट होते हैं या तो आप पूछ लो या फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, तो उससे वो डाउट क्लियर होते हैं। नहीं तो क्या होता है कि कई सारी जगह पे फिर आपको दिक्कत आएगी, आनी ही है वो, ठीक है? तो 2 काम बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तक मैं चाहता हूँ सबकी ये हैबिट बन जाए कि क्लास को बहुत ध्यान से सुनना है ना? कहीं नहीं आ रहा है तो पूछ लेना है, नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है? और नोट्स रोज रिवाइज करनी है। अगर आपने इतना काम कर लिया रोज, तो आपका 50 to 60% काम हो गया। और इस पूरे काम में आपको 2 घंटे तो हम क्लास कर ही रहे, एक्स्ट्रा आपको 1 आवर और देना है। मीनवाइल जिसने ये काम नहीं किया ढंग से, उसको क्या होगा? वो फिर सेकेंडरी सोर्स पे जाएगा, वीडियो देखेगा, जिसने लेक्चर ध्यान से नहीं सुना है ना? तो उसका 2 आवर वहां पे, 2 आवर 1 आवर खत्म हो गए। और हमने देखा है कि पूरा वीडियो देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कम बच्चे जो पूरा वीडियो देख पाते होंगे, बाकी तो बीच बीच में टूट जाता है। तो 1 आवर वहां गया आपका। फिर उसके बाद आपने हो सकता है सोचा हो कि मैं बुक से पढ़ लूंगा, तो वहां 1 आवर गया, राइट? वन आवर वहां, तो कम से कम मिनिमम 1 आवर, इसमें भी आपकी इंटेंसिटी बनी रहे, ये बहुत बड़ी बात है। तो कई बार मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि 1 घंटे जो ये आपने लेक्चर मिस किया है, इसको कवर करने में पूरा दिन चला जाता है, क्योंकि आप 3-4 घंटे ही पढ़ते हो, तो 2-3 घंटे तो आपके इधर ही चले गए, उसमें भी उतनी अंडरस्टैंडिंग बनी नहीं। और फिर क्या हुआ? आपने जब उसको रिवाइज किया या नोट्स कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए तो पूरा दिन चला गया। ऐसा किसी के साथ फील हुआ है? किसी को लगता है ऐसा हुआ है? उन्होंने अगर एक दिन का लेक्चर मिस किया है तो उनको पूरा एक दिन लगभग चला गया उसको दोबारा मतलब समझने में, और उसमें भी पूरी अंडरस्टैंडिंग बनी नहीं। ऐसा हुआ है? किसी ने अभी तक किया है? नहीं किया है तो आप आगे करोगे,
ठीक है, क्योंकि जब सिलेबस बढ़ता जाएगा तो फिर ये दिक्कत आने लग जाएगी। तो ये है स्मार्ट वर्क, है ना, यहीं पर। जैसे यही स्मार्ट वर्क है कि कोई एक बच्चा जो जिसने क्लास नहीं सुनी, वो आपसे कंपटीशन में क्या हुआ, एक दिन पीछे हो गया। क्यों? क्योंकि उसे कम से कम एक दिन लगता है उस पूरी चीज को समझने में, फिर उस पे कॉन्फिडेंस लाने में, जो कि काम आप क्लास में ध्यान से सुनने के बाद 1 घंटे रिवीजन करके कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं जो बात कह रहा हूँ उसको ध्यान रखना, है ना। ये एक आदत डाल लो। ठीक है, तो आप अगर ये काम करते रहे रेगुलर नोट्स रिवीजन का, तो आपकी कम से कम, आपको कम से कम फॉर्मूला और ये इंफॉर्मेशन तो रहेगी, बाकी आपकी जो एप्लीकेशन बेस्ड मिस्टेक है कि आप क्वेश्चन डिकोड नहीं कर पाए, है ना, उस पे आपको इतना सारा टाइम मिल जाएगा काम करने का कि आप धीरे धीरे आराम से काम कर सकते हो। ठीक है ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई। अब मान लो कई बार होता है ना, बच्चे बड़े क्वेश्चन देख के डर जाते हैं या फिर उसको डिकोड नहीं कर पाते, मतलब उसमें जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है वो नहीं समझ पाते। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आपको सब कुछ पता है लेकिन फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ। तो ये प्रैक्टिस धीरे धीरे आपकी होती जाएगी। जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे तोड़ना है उसमें आपको ज्यादा टाइम मिलेगा। ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छा बनेगा। यही है, पॉजिटिविटी की शुरुआत एक अच्छी जगह नोट से हो सकती है, वो यही है। आप ध्यान से सुनो, रिवाइज कर लो। ठीक है, एनीवे, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन या फिर फोटॉन्स, है ना, इसको क्या बोलते हैं, फोटॉन्स भी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, फॉर्मूला n2 - 1, n2 - 2, n2 - 3, n2 - 4, n2 - 5 and n2 - 6। अब और क्या बताया मैंने बताया व्हाट इज फर्स्ट लाइन। तो अगर मैं जैसे मान लो लाइमन सीरीज ड्रॉ करूं ऐसे ही, let's say this is 1 2 3 4 5 मान लो, और ये इनफाइनाइट। अगर मैं फर्स्ट लाइन ड्रॉ करूं तो फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हुआ, 2 2 1, ये लाइमन के लिए, ये अल्फा लाइन हो गई। फिर सेकेंड लाइन का मतलब क्या हुआ, 3 2 1, पहली लाइन क्या हुई, 2 से 1 में आए। दूसरी लाइन क्या हो गई, 3 से 1 में आए, है ना। तीसरी लाइन क्या हो गई, ऐसे ही गामा, राइट, ऐसे। चौथी लाइन क्या हो गई, फोर्थ लाइन डेल्टा, और लास्ट लाइन क्या हुई, लास्ट लाइन फुंड। हाँ, FP साइलेंट है, FUND। ठीक है, ये क्या है, फुंड। तो ये क्या हो सकती है ऐसे आपकी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, है ना, आप ऐसे लिख सकते हो। और ये हो गई आपकी लास्ट लाइन। ठीक है, तो ये क्या हो गई, लाइमन सीरीज हो गई सारी। तो एक और बात, जो फर्स्ट लाइन है वो क्या हुआ, ये फर्स्ट लाइन करस्पॉन्डिंग है मिनिमम एनर्जी। देखो यहाँ एनर्जी का डिफरेंस क्या है, मिनिमम। तो डेल्टा ई मिनिमम और लेमडा मैक्सिमम। ठीक है, फर्स्ट लाइन। लास्ट लाइन क्या होगा, कहीं पे भी लास्ट लाइन फिक्स है, n=n2 क्या होगा, इन्फिनिटी टू n1 जो भी हो, लाइमन के लिए 1, बाबर के लिए 2, है ना, ऐसे पार्शियन के लिए 3। देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा डेल्टा है तो डेल्टा ई, लास्ट लाइन की करस्पॉन्डिंग क्या होगा, डेल्टा ई इज गोइंग टू बी मैक्सिमम एंड लेमडा इज गोइंग टू बी मिनिमम। कैसे, तो डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या होता है, HC/लेमडा। तो अगर लेमडा बढ़ेगा तो डेल्टा ई कम होगा। ठीक है, तो या उल्टा।
जैसे अल्फा अल्फा को साइन में लिखा है, वैसे फुंड का क्या साइन है? नहीं नहीं, फुंड तो सीरीज का नाम है ना। फुंड सीरीज का नाम, अल्फा क्या है? लाइन का नाम है, अल्फा बीटा ऐसे ही। नेमिंग नॉर्मल नेमिंग है, कॉमन नेमिंग। अल्फा मतलब फर्स्ट, ये है। ठीक है, ये हो गई लास्ट लाइन। अब इसमें याद क्या, एक और फॉर्मूला है ना, कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ। अब समझते हैं। तो यहां से अब हमें पढ़ना है रिडबर्ग कांस्टेंट। एक मिनट, किसी को डाउट है रुक जाओ। यस ओके। अब है कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला। तो भाई हमें ये बात पता है कि डेल्टा ई इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा। ठीक है, तो डेल्टा ई इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा, ये हो गई इक्वेशन 1। और हमें ये भी पता है डेल्टा ई इज इक्वल्स टू ई टू माइनस ई वन। ई टू का मतलब यहाँ पे क्या है, हायर है ना, जैसे एन टू हायर एनर्जी, और ई वन क्या है, लोअर एनर्जी, एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है, मान लो किसी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आया, तो ये डेल्टा ई। अब इसमें करना क्या है, ओवर हियर दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 को थोड़ा और समझते हैं। ई टू की वैल्यू क्या है, तो हमें पता है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन टू स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन वन स्क्वायर। ये हो गया। इन दोनों वैल्यू को एक साथ लिख देते हैं। ये किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो बस एन की वैल्यू डाल दी, एन टू एन वन। तो आप यहाँ देखोगे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस का माइनस रहा, तो ये क्या बना 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर, ये प्लस हो गया, -1/n2 स्क्वायर। सो दिस इज अनदर फॉर्मूला डेल्टा ई, है ना। और अगर ये इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इक्वल्स टू 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इन जूल। मान लो ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। ठीक है, इसको नहीं लिखते इक्वेशन। ओके, समझ में आया। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को इक्वेट कर दोगे, तो आपको 1/λ मिल जाएगा, वेवलेंथ मिल जाएगी डायरेक्टली। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एनर्जी को दो एनर्जी के फॉर्मूले को इक्वेट करेंगे। ठीक है, ये हमें क्या करना है, वेवलेंथ निकालनी है। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जैसे डायरेक्टली का क्या मतलब है मेरा, आपको ये पता है डेल्टा डेल्टा ई की वैल्यू पता है आपको 10.2 12.09 या 12.75 या 1.89, है ना। ये वैल्यूज पता है, आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हो 12,420 डिवाइड बाई 10.2। तो बट इससे क्या होगा, एक आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये भी एक अच्छा मेथड है, फास्टर मेथड है, ऑप्शन एलिमिनेट करने वाला मेथड है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपकी बात समझ रहे हो। ये एच सी वाई लेमडा को क्या लिखते हैं हम, 12,420 या 400 डिवाइड बाई, है ना, लेमडा लिखते हैं डेल्टा ई इक्वल्स टू, तो उल्टा हो जाएगा, लेमडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच सी वाई डेल्टा ई। बस आप पुट कर दो, तो इससे क्या होगा, आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको डेल्टा ई की वैल्यू पता ही है, लेकिन हमें इन जनरल फॉर्मूला बनाना है। ये तो एक मेथड है ही, अनदर मेथड
जो कि फास्ट हो सकता है, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं इससे, लेकिन हम एक और फॉर्मूला बना रहे हैं स्टैंडर्ड यहीं पे भी, -13.6 Z² है, यस, है ना। एनर्जी का फॉर्मूला यही तो है, हाइड्रोजन में हमने पढ़ा था एनर्जी डायग्राम में, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट या फिर एनी स्टेट, सॉरी एनी ऑर्बिट इज -13.6 Z²/n²। लो लिख लो भाई, डायग्राम लिख लो। ओ, wait, हो गया, ठीक है। चलो अब हम समझते हैं, है ना, इन दोनों को अगर हम इक्वेट कर देंगे तो क्या होगा। तो देखो एच की वैल्यू हमें पता ही है ना, एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट। तो ये गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। we can write hc by lambda equals to 13.6 into 1.6 होता है 21.76। मैं डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ। ओके, नाउ दिस hc वैल्यू we are going to put, तो ये हो जाएगा 1 by lambda 21.76 into 10⁻90, और ये आ गई वैल्यू आपकी h और c की वैल्यू 19.89 into 10⁻26, ये वैल्यू आती है 26 Z², 1/n1² minus 1/n2²। ठीक है, तो बस इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इससे ये वैल्यू कटती है ना, यही मतलब आपका रिडवर कांस्टेंट है, इसको r लिख लेंगे। ये वैल्यू आपकी कटती है 1.0997 के आसपास, है ना, या फिर 1.1 लिख सकते हैं, और ये कट गई तो कितना बना 10⁻7 ऊपर आ गया। तो हेंस क्या हो गया, 1 by lambda equals to 1.097 into 10⁻7 Z², 1/n1² minus 1/n2², and इसको हम क्या लिख सकते हैं r, तो और you can say or 1 by lambda equals to r Z² 1/n1² minus 1/n2²। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पे r क्या है, तो r की वैल्यू है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो 1 बाय लेमडा क्या होता है, वेव नंबर न्यू बार। 1 बाय लेमडा क्या होता है, न्यू बार, तो वहां पे यूनिट क्या आएगी, मीटर इनवर्स। ठीक है, और बात याद करने की है कि इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 1.1 इंटू 10⁻7 भी लिख सकते हैं, है ना। क्विक कैलकुलेशन के लिए अप्रोक्सीमेटली वी कैन राइट 1.1 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है ये कि ये मीटर इनवर्स में है, तो अगर कोई सेंटीमीटर इनवर्स में करेगा तो क्या होगा, तो आप लिख लोगे 1.097 इंटू 10⁻7
1/मीटर, मीटर इनवर्स का मतलब ये है। सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, ये 10⁻², कट कर देगा तो 10⁻5 आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपको कोई यूनिट कन्वर्जन करना हो तो आप ऐसे कर लेना, ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं फिर से। ये बात मैंने ये बताई कि यहाँ से 1/λ क्या है, वेव नंबर है, और आर की वैल्यू क्या हो गई, 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, या फिर 1.1 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। दूसरी बात यह है कि 1/r क्या होता है, व्हाट इज 1/r। अगर मैं 1/r लिखूंगा, ये वैल्यू और भी इंपॉर्टेंट है। 1/r इज नथिंग बट, है ना, वन जब इसको करोगे तो ये आ जाएगा 912 एंगस्ट्रॉम, है ना। 1/r क्या होता है, 912 एंगस्ट्रॉम। एक ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर हमें ये बात पता है कि व्हाट इज गोइंग टू बी न्यू, है ना, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो न्यू फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट c/λ। तो 1/λ हमें पता है, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, r इंटू सी जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2²। तो देखो इसका फायदा क्या है इस इक्वेशन का, इससे आपको लेमडा तो पता ही चला, आपको वेव नंबर भी पता चल गया 1/λ, है ना। वेव नंबर पता चला तो लेमडा पता चल गया, मतलब बात ये है, ठीक है। आपको फ्रीक्वेंसी भी पता चल गई, और एनर्जी का तो फॉर्मूला है ही है, डेल्टा ई इक्वल्स टू, है ना, दिस h/λ से आया ही है, ठीक है। तो इससे आपको सारे फंक्शंस पता चल गए, राइट। यहाँ पे ये भी लिखना है, हियर r इज रिडवर कांस्टेंट। बस इसको लिख लो आप, है ना।
ठीक है, तो ओके लेट्स अंडरस्टैंड तो हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है। ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, इसमें बस मैं एक फॉर्म कैलकुलेशन आपको करके बता रहा हूँ, फिर आपको यही कैलकुलेशन बार्बर और पार्शियल सीरीज के लिए करनी होगी। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैं बोलूं फॉर लाइमन सीरीज, क्या होगा, वी आर गोइंग टू से फर्स्ट लाइन lambda maximum that is going to corresponding to first line। फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हुआ, n2 इक्वल्स टू 2 तो n1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आपका lambda मैक्स आएगा फर्स्ट लाइन के करस्पॉन्डिंग। आपको याद कैसे रखना है, ये lambda मैक्स फर्स्ट लाइन और lambda मिनिमम लास्ट लाइन आप भूल सकते हो, तो आप डायग्राम याद रखना, है ना। इमीडिएट आए तो ये क्या होगा, मिनिमम एनर्जी, इनफाइनाइट से आएगा तो ज्यादा एनर्जी, एनर्जी ज्यादा lambda कम, एनर्जी कम lambda ज्यादा। ठीक है, इससे याद रखना। lambda मैक्स यहाँ पे हमें निकालना है, तो लेट्स से 1 बाय lambda मैक्स इक्वल्स टू क्या होगा, r, मान लो फॉर हाइड्रोजन एटम, तो z इक्वल्स टू 1 है, तो r z स्क्वायर 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर मतलब 1 अपॉन 1 माइनस n2 स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4। तो हेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन lambda मैक्स इक्वल्स टू, ठीक है, ये 1 माइनस 1 बाई 4 इज 3, तो 3r बाई 4, ये lambda मैक्स आ गया। तो lambda इक्वल्स टू है ना, ये lambda मैक्स है। अब कई बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, हेंस क्या हो जाएगा, lambda मैक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 4 बाई 3r, 4 बाई 3 1 अपॉन r, और 1 अपॉन r की वैल्यू मैंने आपको बताई है 912 एंगस्ट्रॉम, आप पुट कर दो 4 बाई 3 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम, 3 से कट गया ये 304, तो इससे वैल्यू आई मेरी 1216 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1216 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज लैम्डा मिनिमम, so that is last line या series limit। So what is going to happen in this, n2 will be infinite and n1 will be 1, तो क्या हो जाएगा, hence 1 upon lambda minimum equals to r z स्क्वायर, तो z तो 1 है, 1 अपॉन 1 n1 स्क्वायर, तो ये 1 आया, माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, इनफाइनाइट के स्क्वायर इनफाइनाइट, n1 बाई इनफाइनाइट क्या होता है 0। इससे क्या मिला मुझे, hence 1 बाई lambda minimum is nothing but r, तो lambda minimum क्या हो गया 1 by r which is nothing but 912 एंगस्ट्रॉम। तो hence फिर हमें क्या मिला, hence Lyman series is कहां से कहां तक है, series is 912 एंगस्ट्रॉम टू 1216 एंगस्ट्रॉम, एंड दैट इज कहाँ है, ये वैल्यू किससे कम है, ये वैल्यू 3800 से कम है। 3800 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, विजिबल रीजन स्टार्ट होता है, तो विजिबल से पहले क्या होगा, यूवी रीजन, तो ये क्या हो गया, अल्ट्रावायलेट रीजन। समझ में आया, ये किसी को नहीं आया समझ में तो पूछ लो, क्या किया हमने यहाँ पे, है ना, सिंपल कैलकुलेशन है। यस तरह बोलो। सर ये क्या वो हमेशा ये लैम्बडा मिनिमम सब ये वेवलेंथ्स का सेम ही होने वाला है, मतलब सब सेम होने वाला है, मतलब ये नहीं समझ में आया। मतलब लाइक लैम्बडा मिनिमम इज ऑलवेज 912 एंगस्ट्रॉम क्या, लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन, है ना, ओके फॉर उसके ओनली लिए फॉर होगा। लाइमन सीरीज। हाँ, लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। अगर मान लो यहीं पे मैंने हीलियम आयन ले लिया होता, तो Z क्या हो जाता, Z2 हो जाता, तो Z स्क्वायर 4 हो जाता, तो यहाँ पे क्या आता फॉर्मूला 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम इक्वल्स टू मान लो R Z स्क्वायर 4, है ना, 1 अपॉन n1, तो ये हो जाता 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो ये 0 वैल्यू। तो फिर आपको लैम्डा मिनिमम क्या मिलता, है ना, 1 बाई 4 इंटू 1 बाई r, ये मिलता।
1/r की वैल्यू आपको पता है 912, तो डिवाइड बाई 4 कर दे तो इससे आती फिर है ना 2, यहाँ पे 11, फिर आपने 2 लिया, फिर 32, फिर 8, तो 228 एंगस्ट्रॉम आता है। ठीक है, तो अगर मान लो हीलियम आयन के लिए करना होगा यही काम लाइमन सीरीज, तो ये अलग हो जाएगा, है ना, ये सब चीजें वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये केवल हाइड्रोजन के लिए है। अब आपको क्या करना है, आपको बामर सीरीज के लिए निकालना है। ठीक है, तो भाई चलो लग जाओ भाई, फॉर बामर सीरीज निकालो, एंड फॉर पास्चन सीरीज मैं नहीं बताऊंगा, है ना, आई विल नॉट राइट, आपको करना है फॉर बामर सीरीज एंड फॉर पास्चन सीरीज। बताओ भाई। सर हाइड्रोजन एटम के लिए यस, फॉर हाइड्रोजन लैम्डा मैक्स बताना है आपको, और मैं चाहता हूँ सबके आंसर आए मेरे पास, है ना। कितने बच्चे हैं अभी, 40 हैं, तो 40 के आंसर चाहिए मुझे सबके। मैं देखूंगा कि इसके आंसर नहीं आ रहे। आई विल गिव यू कितना, 10 मिनट दूंगा मैं आपको, ठीक है। एंड 10 मिनट से पहले मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, आराम से आप सॉल्व करो। कोशिश करो कि कैलकुलेटर यूज ना करना पड़े।
ओके, सो ऑलमोस्ट 10 मिनट्स आर ओवर और अभी तक सबके रिस्पॉन्स नहीं आए हैं, है ना? बहुत लोगों के रिस्पॉन्स नहीं आए हैं। अगर देखा जाए तो किस किस के रिस्पॉन्स में, मेरे को आंसर सही और गलत नहीं देखना है। आई जस्ट वांट टू चेक कि कितने लोगों ने ट्राई किया। तो पार्थ ने किया है, यशस्वी ने किया है, तरंग ने किया है, एजल ने किया है 4, है ना? मयंक 5, सानिका 6, सुशील 7, गौरव 8, आदित्य 9, यतेंद्र 10। बस 10 लोगों के आए हैं, बाकी लोगों ने नहीं दिए हैं आंसर्स। तो मैं ये याद दिलाना चाह रहा हूँ कि अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आपको मैं भगा दूंगा क्लास से। आप क्लास में बैठो नहीं बैठो, आई डोंट केयर। अगर मेरे पास अभी नहीं आए, हाँ ठीक है पीयूष, कहाँ है आपका आंसर? ओके, हाँ पीयूष का आंसर है। अगर आपके पास नहीं आए तो मैं बस एक एक करके आपको भगाना चालू कर रहा हूँ, ठीक है? 2 मिनट और दे रहा हूँ, 2 मिनट में नहीं आ रहे तो आई एम स्टार्टिंग टू किक यू आउट फ्रॉम द क्लास। चलो, सबसे पहले जिसको मैं नहीं देख पा रहा हूँ, जिसका आंसर अभी तक नहीं आया है, अपेक्षा रंजन। फिर आंसर नहीं आया है, आर्या का मेरे पास नहीं आया आंसर। आकाश, अक्षत, मुप्पीरी, क्या है आंसर? आर्यन, आपका आंसर नहीं आया। विदिता, आंसर नहीं आया। देव, आपने ट्राई नहीं किया। दुर्गेश, आंसर नहीं आया। मैं भगा रहा हूँ, यू कैन सी पार्टिसिपेंट्स आर डिक्रीजिंग। को पढ़ाना नहीं है, जो अब नहीं करके आएगा उसको भगा दूंगा मैं, क्लास में बैठने ही नहीं दूंगा। कृष्णा, अभी भी नहीं आए मेरे पास। शेखर, कहाँ है ये? शेखर साहू, आपका आंसर नहीं आया। जाओ बेटा, मुक्त किया, मोक्ष दे रहे हैं तुम्हें। विदेश शेट्टी, नो आंसर। प्रथमेश बनु बंसुदे, जो भी आपका भी आंसर नहीं आया मेरे पास।
हितेन, मैं देख रहा हूँ कौन कौन के आंसर आए हैं नहीं आए हैं, एक एक करके मैं ढूंढ ढूंढ के भगा रहा हूँ। हितेन होतवानी, आपका आंसर नहीं आया। यस बिन, यस आपका आंसर नहीं आया। पढ़ाई नहीं करोगे मैं भगा दूंगा। तुषार, आपका आंसर आया तुषार? यस सर। चलो ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इनको बाकी लोगों को भगा दिया है। ओके, तो लेट्स से व्हाट वी हैव टू डू इज लैम्डा मैक्स में आपको क्या करना था, कुछ नहीं, बाम्बा सीरीज ऊपर से देखना था। इतना टफ था क्या? ये इतना टफ तो नहीं था, सबसे हो गया, आसान था। आपको बाम्बर सीरीज देखना था, लैम्डा मैक्स, लैम्डा मिनिमम, बस, और कैलकुलेशन करनी थी। हेंस मैं लिख रहा हूँ फॉर बाम्बर सीरीज, यहीं पे लिख देता हूँ। लैम्डा मैक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एनर्जी मिनिमम देखनी है, तो ये फर्स्ट लाइन आएगा, and then it is going to be, let's say we can write 1 by lambda r, ठीक है, z स्क्वायर की वैल्यू 1, n1 स्क्वायर 4 minus n2 स्क्वायर 9, so this is what you can write, you can write here, एलसीएम ले लिया 36, एंड ये डिफरेंस कितना आ जाएगा 5, तो 5 आ, क्या हो जाएगा, लैम्डा, ये मैक्स है, लैम्डा मैक्स इज इक्वल्स टू 36/5 इंटू 1/r। अब ये 36/5 को लिख लेंगे 912, तो बस इससे सॉल्व कर लो, ठीक है, ये 7.2 है, तो ये आ जाएगा कुछ 6000 समथिंग। किसका आंसर आया, लेट्स सी, है ना, तो उतना ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 6568 है ना, सबका 6568 आ रहा है के आसपास, तो ये आ गया 6568 एंगस्ट्रॉम के आसपास। अब क्या हुआ, लैम्डा मिनिमम, तो लैम्डा मिनिमम क्या हो गया, लास्ट लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा मिनिमम लास्ट लाइन होगा, तो 1 by lambda minimum is equals to r 1 by 4 minus 1 by infinite, यहाँ पे की लास्ट लाइन ये है ना, तो बस इससे वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा मिनिमम इक्वल्स टू, लैम्डा मिनिमम इक्वल्स टू 4, सॉरी, lambda 1 upon lambda minimum equals to r by 4, so you can write lambda minimum equals to 4 into 1 by r। यहाँ पे बहुत मतलब आप ध्यान रखना, ये उल्टा करने में, कई बच्चे यहाँ उल्टा करने में दिक्कत करते हैं, तो 4 into 912, so this is 3648, hence Balmer series is
36482 6568 ओके एंगस्ट्रॉम। ये किस में आएगा? ये आ रहा है विजिबल रीजन में, where this value is just at the boundary। ये किस पे है? ये बाउंड्री पे है, ठीक है। ओके कोई ना, कोई नहीं, डजेंट मैटर, वो थोड़ा आप आसपास अप्रोक्सीमेशन चलेगा। 6566 लिख लो इसको, ठीक है, वो भी वैल्यू आ रही है, डजेंट मैटर दैट मच, ठीक है। क्योंकि ये जो 1/r की भी वैल्यू हम लिख रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली 912 नहीं होती, 911 पॉइंट समथिंग होती है, तो चलेगा। मतलब आपने 66 लिखा है तो 66 भी चलेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये विजिबल रीजन आ गई। इसी तरह से पास्चन में, पास्चन सीरीज तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, राइट। लैम्डा मैक्स विल कम, दैट इज, है ना, मैक्सिमम वेवलेंथ आएगी आपकी कब? r 1/9 minus 1/16, तो दिस इज गोइंग टू बी 144.7 r, so lambda max 1 by lambda max, sorry, so lambda max equals to 144/7 into 1/r, which is nothing but 144/7 into 912। इसको सॉल्व कर लोगे तो आई थिंक जो भी वैल्यू आ रही है 18,000 समथिंग, है ना, 18,720 अप्रोक्सीमेटली, तो ये आ गई। एंड लैम्डा मिनिमम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1/λ minimum equals to r 1/9 minus 1/infinite, so this is going to be lambda minimum equals to r/9, or lambda minimum equals to 9/1r, so this is 9 into 912, so this is 8208 एंगस्ट्रॉम। तो आप देख सकते हो ये वैल्यू पास्चन सीरीज कहाँ पे है? 8208 से 18720, so this is IR, और धीरे धीरे बाकी सब भी फिर क्या होंगे? IR में आएंगे, ठीक है। अब मैं जो यहाँ पे बच्चों को मैंने अभी जो वेटिंग रूम में डाला था, उनको मैं अभी फिर एक लास्ट मैसेज दे रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम से अगर आप लोग आंसर नहीं करोगे तो मैं पक्का भगा दूंगा परमानेंटली क्लास से, मुझे बिल्कुल भी हेलो पसंद सर। नहीं है। हेलो हाँ हाँ, सर, आज मेरा फर्स्ट डे है सर, इसीलिए मालूम नहीं था। आपका फर्स्ट डे है तो भी मैंने अभी यहाँ पे कैलकुलेशन ही करने को बोला है ना, फॉर्मूला बताया, लाइमन बामर सब बताया, आपको बस लिख के चेक करना था। बाकी लोगों का क्या प्रॉब्लम है? क्यों आ रहा तुम्हारा आंसर नहीं आया? सॉरी सर। विदिता आपका आंसर नहीं आया, आपने ट्राई नहीं किया आप लोगों ने। नेक्स्ट टाइम में भगा दूंगा मैं, ये आपकी फर्स्ट वार्निंग है, और नेक्स्ट टाइम पे अगर मैंने पूछा है तो मुझे आंसर चाहिए। अब बात आती है इसमें, लेट्स सी नेक्स्ट, हमने ये देख लिया। अब जैसे मान लो किसी ने पूछा एक और इम्पोर्टेंट बात, कि मान लो n इक्वल्स टू 6 से n इक्वल्स टू 6 to 2 आ रहा है कोई, है ना। मान लो इसको इस तरह से भी फ्रेम किया जा सकता है कभी कभी, इफ an electron is excited from ground state, ground state मतलब n equals to 1 to n2 such that if it is de-excited to, if it is de-excited
ground state, electron gives 15 spectral lines. है ना? Calculate number of spectral lines falls in A. UV region, B. Visible region, C. IR region. ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब आपको ये बोला है कि यहाँ से कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है, 15 स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही है। तो आपको सोचना है कि हम N1 से कौन से ऐसे N2 पे छोड़े इलेक्ट्रॉन को, है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, कि जब ये वापस आ रहा हो तो ये 15 लाइंस छोड़ेगा, 15 फोटॉन्स देगा। तो आप N2 निकालो, यहाँ से आपको फॉर्मूला पता होगा, और फिर आप पता लगाओ कि यूवी रीजन में मतलब लाइमन सीरीज को बिलोंग कितनी करेंगी, बामर को कितनी करेंगी, और रिमेनिंग क्या होंगी, सब आईआर होंगी, पार्शन, ब्रैकेट, फॉर्म, हम्फ्री। तो ये सब तो आपको मैंने थोड़ा हिंट दे दिया है। नाउ यूज योर माइंड एंड ट्राई टू फाइंड वैल्यूज। चलो देखते हैं, इन सबको करना ही है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को एक वार्निंग दी है, अभी मुझे फिर आंसर नहीं मिले, अब मैं पक्का भगा दूंगा पूरी क्लास के लिए। सर N2 का फॉर्मूला क्या है? आपको निकालना है N2 का फॉर्म, N2 की वैल्यू। आपको स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला पता है? नहीं सर। स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला हमने लिखा है, अच्छा ओके। तो स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला है डेल्टा एन इनटू डेल्टा एन प्लस 1 बाई 2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो यहाँ पे फॉर्म 15 हो जाएगा। व्हाट इज डेल्टा एन? डेल्टा एन इज N2 माइनस N1। तो आपको N1 की वैल्यू पता है, दैट इज ग्राउंड स्टेट। N2 आपको निकालना है, और ये 15 है। अब तो सभी कुछ बता दिया, अब तो सबका आंसर आ जाना चाहिए। 3 मिनट है आपके पास, 3 मिनट्स। सही और गलत आंसर मैं नहीं देख रहा हूं, मैं बस देख रहा हूं कि आंसर आना चाहिए पहले, आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। सर वो आंसर चैट में लिखना है क्या? यस।
ओके अक्षर, ये गलत है, मैं बता दूंगा, वेट, तुम्हारा पहला क्लास है ना, डोंट वरी। सुशील आंसर सही है, एक आंसर है अभी तक। टोटल स्पेक्ट्रल लाइन आने का 15 है, ठीक है, टोटल सम 15 से ज्यादा नहीं जाएगा। नहीं 14 कैसे है? आई यूवी रीजन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ लिखाई है ना आप लोग, सब मैं ही बता दे रहा हूँ, लिखोगे कैसे? ये क्या लिखा है? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला बताया है, N2 की वैल्यू निकालो, आंसर आ गया। गलत है तरंग। चार लोगों के आंसर आए अभी तक, इससे गलत है। अच्छा, जो लोग ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हैं उनको एक और मेथड बताते हैं। आप पहले ये देखो कि 15 इंटू 2 कितना होता है, 30। तो आपको दो नंबर लिखने हैं जिनका मल्टीप्लाई 30 हो, तो 30 के फैक्टर लिखो आप, क्या क्या हो सकते हैं? 30 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 30 इंटू 1, 10 इंटू 3, 6 इंटू 5, बस 3 इंटू 10। अब इनमें से देखो कौन से दो फैक्टर ऐसे हैं जिनमें एक का डिफरेंस है। तो यहां से हमें डेल्टा एन की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। डेल्टा एन इज इक्वल्स टू 5, n2 माइनस n1 इक्वल्स टू 5, तो n2 इक्वल्स टू 6। आ गया आंसर। जिन लोगों ने क्वाड्रेटिक सॉल्व करी है उनसे नहीं आ रहा है आंसर, ठीक है। तो ये है स्मार्ट वर्क, कि आपको पूरा क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करना था, बस यू जस्ट हैव टू चेक कि आपको दो फैक्टर देखने हैं जिनका मल्टीपल 30 हो, ठीक है। मैं सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे वो डिजायरेबल रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे हैं जो मिलने चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं। तो पहले तो उसने बोला कि भाई हम ऐसे स्टेट में भेज रहे हैं इलेक्ट्रॉन को जिससे वो वापस आएगा, डी एक्साइड होगा, है ना, एक्साइड किया पहले, फिर डी एक्साइड होगा तो वो 15 स्पेक्ट्रल लाइंस छोड़ रहा होगा। व्हाट इज दैट एक्साइटेड स्टेट, है ना। डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 15। So delta n into delta n plus 1 is equals to 30, which is nothing but 6 into 5. तो delta n की वैल्यू हो गई 5। तो n2 minus n1 equals to 5, तो n2 equals to 6। अब आपको जैसे ही ये पता चल गया, अब आप क्या लिख सकते हो? विजिबल यूवी का मतलब है लाइमन, तो उसके लिए आता है n2 minus 1, तो कितना हो गया 5। विजिबल के लिए है बामर, that is equals to n2 minus 2, so that's why it is equals to, है ना, n2 की वैल्यू 6, तो that is equals to 4। एंड IR में सब आएंगे तो हम क्या करेंगे? 15 minus 5 plus 4, so this is going to be 6। IR में क्या होगा? सब आ जाएंगे। अगर कोई पूछता कि केवल पास्चन में बताओ, है ना, मान लो किसी ने पूछा होता ओनली पास्चन या फिर ओनली ब्रैकेट या फिर ओनली फुंड, तो हम निकाल देते। तो मैंने बताया था कि 5 + 4 + 3 + 2 + 1 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, है ना। या फिर आप यहाँ पे जो फॉर्मूला है उससे देख लो, n2 - 3 कितना हो जाएगा? 6 - 3 3 हो जाएगा, तो पास्चन में 3, ब्रैकेट में n2 - 4, तो दैट इज 2, एंड फुल में क्या हो जाएगा? n2 - 5।
तो 1, इसमें तीनों आएंगे। अब मान लो इसी में एक क्वेश्चन, if electron is de-excited तो n equals to 6 to n equals to 2, मान लो 2 में है, तो बताओ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन A UV रीजन एंड B विजिबल रीजन। यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है, मुझे तुरंत आंसर दो। फॉर्मूला सब पता है आपको, डेल्टा एन भी नहीं बताना है। आंसर बस 4 लोगों के आंसर आए अभी तक, फास्ट। चलो वेरी गुड, अब देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है वो ये है कि यहाँ पे 6 to 2 आ रहा है, n कहाँ से 6 to 2, सो इट इज नेवर गोइंग टू, है ना, कोई भी यहाँ पे जब ये 6 to 2 आ रहे हैं तो जितनी भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी होंगी वो 2 के हिसाब से होंगी, मतलब लाइमन में कोई भी लाइन नहीं आएगी, 1 में तो पहुंच ही नहीं रहा है, सो दैट्स व्हाई 0 यहाँ पे, दैट्स व्हाई 0, ये बात याद रखनी है। 6 से 2 आ रहा है तो फिर अब विजिबल में कितनी होंगी, आप n2 - 2 कर लो तो कितना आ जाएगा 4, तो यूवी रीजन में 0, विजिबल में 4, बस आंसर। कोई डाउट इसमें? सर विजिबल में कैसे 4 है, मुझे समझा सकते n2 हैं? - 2 है ना भाई, ऐसे देख लो, 6 से 2 हो सकता है, 6 से 2, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2, यही तो पॉसिबिलिटी है। हाँ सर। हाँ,
तो सर ये क्या वो जो डेल्टा एन प्लस 1/2 वो फाइंड आउट किसके लिए, वो वाला फॉर्मूला किसके लिए वो यूज करते टोटल हैं? स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए। टोटल ये स्पेक्ट्रल है लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइन इन ए पर्टिकुलर रीजन, है ना, या फिर ओके पर्टिकुलर सीरीज में। ठीक है, तो सर ये वो बात यूवी रीजन का 0 कैसे आ रहा है? कि इलेक्ट्रॉन n=1 में आ ही नहीं रहा, ओके सर। है ना, 1 में आता तब होता ना। तो अगर हाँ, कभी ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में, तो आपको फॉर्मूला ये नहीं कि हर बार n1 माइनस सॉरी n2 -1 करके निकाल देना है, नहीं, हाँ, आपको देखना है सच में वहां पे इलेक्ट्रॉन यूवी रीजन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो दिस इज, है ना, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। यहाँ पे ये आपका स्पेक्ट्रम पार्ट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट है इसमें डी ब्रॉगली। चलो इससे पहले थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं बुक से। ठीक है, आपके पेज मॉड्यूल से। तो इसमें ऑब्वियसली थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये लिखा है जैसे whenever a photon is emitted by hydrogen in Balmer series, ठीक है, whenever a photon is emitted by hydrogen in Balmer series, it is followed by another photon in Lyman series। इसका मतलब कोई समझाएगा मुझे क्या है? फिर मैं what wavelength does this later photon correspond to? सर बार बार में मतलब n1 = 2 है। उसके बाद कौन सा होगा? 2 to 1 ही आएगा ना। ये कह रहे हैं कोई भी whenever a photon is emitted by hydrogen, इसका मतलब क्या है? यहाँ इमिशन हुआ बामर में, कोई भी लाइन है ये बामर, लेकिन बामर के बाद कौन सी लाइमन सीरीज फॉलो होगी? 2 to 1, राइट? यस सर। है ना, तो 2 to 1, तो उसके लिए कह रहे हैं व्हाट इज द वेवलेंथ करस्पॉन्ड टू। तो 2 to 1 के लिए हमने अभी निकाला था लेमडा, ये लाइमन सीरीज का मिनिमम सॉरी मैक्सिमम लेमडा आ गया, तो लेमडा मैक्स दैट इज गोइंग टू बी 1216 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब मान लो ये लिखा है क्वेश्चन, a sample of hydrogen atom is exposed to electromagnetic radiation। electromagnetic radiation का मतलब जैसे लाइट, मान लो लाइट of 1028 angstrom which causes emission of induced radiation, calculate lambda of induced radiation। इसका मतलब क्या है? पहले अगर एक्सपोज करा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जंप करेगा। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन जंप करके क्या करेगा? वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो दिस इज विच कॉजेस इमिशन ऑफ इंड्यूस्ड रेडिएशन। का मतलब क्या है? कि इमिशन ऑफ रेडिएशन हो रहा है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। तो आप पहले देखो 1028 एंगस्ट्रॉम किस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग आता है? 12,1040 अप्रोक्सीमेटली देख लो, 1028। तो 1000 से करेंगे तो 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता। 1028 है, थोड़ा ज्यादा है, तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होगा हाइड्रोजन में। ठीक है, आपको मतलब सॉल्व भी नहीं करना है, मतलब ऐसे समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ये n=3 में जा रहा है। अब 3 से 1 में आएगा तो इतनी ही वेवलेंथ का एंगस्ट्रॉम छोड़ देगा। 3 से 2 में आएगा तो हम निकाल लेंगे, और 2 से 1 वाला भी निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये 3 वेवलेंथ आएंगी, वो आपको लिखनी थी इस वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझ में आया क्या किया मैंने? अब लेट्स से मैं बोल रहा हूं ये वाला क्वेश्चन करो, 12th। फिफ्टीन डिफरेंट लाइन्स का मतलब क्या है यहाँ पे? कि N2 क्या होगा?
टू क्या होगा 6, करेक्ट। अभी तो देखा था ग्राउंड स्टेट से जा रहा है। अगर मान लो यहाँ पे n इक्वल टू 2 दिया होता तो कितना होता, तो आप वही निकालते 15 का मतलब डेल्टा n इज 5, n2 माइनस n1 इज इक्वल टू 5, जो भी n1 होता उसके हिसाब से। यहाँ तो ग्राउंड स्टेट दे रखा है विच इज n इक्वल टू n1 इक्वल टू 1, तो n2 इक्वल टू आ जाएगा 6। अब बताओ 1 से लेके 6 तक भेजने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, डेल्टा ई पूछा है इन्होंने, सॉरी वो पूछा है आपको वेवलेंथ। तो बस 1 बाई लेमडा वाला फॉर्मूला लगा दो, आर जेड स्क्वायर 1/1 माइनस 1/36। सॉल्व, जल्दी बताओ। ठीक है, अप्रॉक्स 932 इज गोइंग टू बी आंसर। 932 938 जो दे रहे हैं, बाकी सब बाकी में आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो n यहाँ पे हमने 6 डाल दिया, तो ये आ गया 1 बाई लेमडा आर 1 माइनस 1/36 मतलब 35/36। तो लेमडा इक्वल्स टू 36/35 1 बाई आर, ये कितना हो जाएगा 912। 36/35 ये वैल्यू है ना 1 से थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है, बट ज्यादा है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस इज गोइंग टू बी ऐसे 938 या फिर 932 जिनके भी आंसर आ रहे हैं, देख लो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू 938 आ रही है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आंसर। चलो और देखते हैं। बताओ, वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है। ठीक है, वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन इज गोइंग टू बी sorry, first line of lithium 2+ ion is going to be. ओके, तो देखो मैं ये बता देता हूँ, अभी तक नहीं आया किसी का आंसर, एक यशस्वी का आया है। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज बोला गया है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज का मतलब, बामर सीरीज का मतलब क्या हुआ, दैट इज गोइंग टू बी फर्स्ट लाइन 3 to 2, क्या हुआ 3 to 2, और यहाँ पे हमें दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं 1 न्यू बार इक्वल्स टू 1 बाई लेमडा आर जेड स्क्वायर, मतलब जेड की वैल्यू 1 है हाइड्रोजन के लिए, सो दैट इज 1/4 माइनस 1/9
एंड दिस इज न्यू बार विच इज इक्वल्स टू, लेट्स से आर की वैल्यू यहाँ पे हमें ऑलरेडी दे रखी है इन दिस टर्म, तो ये कितना हो जाएगा 36, 5/36, ये न्यू बार आ गया विच इज इक्वल्स टू 15,200 सॉरी 152,000 सेंटीमीटर, ठीक है, 1,52,000। अब लिखा है फर्स्ट लाइन ऑफ बॉम्बर, फर्स्ट लाइन ऑफ बॉम्बर में क्या हो जाएगा, राइट, फर्स्ट लाइन ऑफ बॉम्बर में अगेन फर्स्ट लाइन है तो सेम ही है, लिथियम, लिथियम का मतलब z की वैल्यू आ गई यहाँ पे z², तो z की वैल्यू आ जाएगी 3, तो न्यू बार हो जाएगा r(z²) मतलब 9, 1/4 - 1/9, तो ये कितना हो गया, वही हो गया बस 5r/36 इंटू यहाँ पे बस 9 वैल्यू और आ गई, तो बस ये वैल्यू आपको पता है 15,000 या सॉरी 1,52,000, तो उसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 152,000 इंटू 9, तो बस आप देख लो इससे ये आएगा 1368 समथिंग, ये हो गया डी आंसर। ठीक है, करेक्ट, जिनका डी आया सही है, समझ में आया? सर हाँ, सर वो थर्ड वाले स्टेप में r/9 कैसे क्यों लिखा? z² ना, ओके ओके z² तो ओके हमने यहाँ पे हाइड्रोजन होता था तो z² 1 लिख लेते थे तो नहीं आता था, बाकी कोई और एलिमेंट होगा तो z आएगा ही ना, ठीक है। और एक आध क्वेश्चन देख रहा हूँ, मिल जाएगा तो कर देंगे। जैसे मान लो ये पूछा है, व्हाट लाइंस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉल विद इन द रेंज ऑफ 94.5 टू 130 नैनोमीटर, तो कौन सी आती हैं, विजुअल यूवी वाली लाइमन सीरीज है ना, ये हो गया। ये देखो 1.8 ग्राम हाइड्रोजन एटम्स आर एक्साइटेड टू रेडिएशन, एक्साइटेड टू रेडिएशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स विल गो टू हायर स्टेट। The study of spectra indicate that 27% of atoms are in third energy, n equals to 3 में कितने 27%, 27% of 1.8 ग्राम, ठीक है, 1.8 ग्राम हाइड्रोजन एटम मतलब 1.8 मोल, हाइड्रोजन तो एक ही होता है, ठीक है, 15% आर इन सेकेंड, n equals to 2, 15% यहाँ पे है, एंड द रेस्ट इन ग्राउंड स्टेट, तो बाकी जो बचे हुए 42 का 58 that is going to be ground state. If ionization potential of hydrogen is 13.6 electron volt, calculate number of atoms present in third and second energy level, तो आप यहाँ पे परसेंटेज आपको पता है, डायरेक्टली आप देख सकते हो, ठीक है, कितने मोल्स हैं, 1.8 मोल्स हैं, इसके हिसाब से टोटल एनर्जी इवॉल्व व्हेन ऑल द एटम्स रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट, तो जब ये वापस आएंगे तो ये क्या करेंगे, फोटोन छोड़ेंगे, है ना, टोटल एनर्जी का, तो बस आपको देखना है कि राइट, हमने बताया था आपको एक एटम की एनर्जी का आपको फोटोन मिल जाएगा एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ पे मिलेगा जैसे 10.2 और दूसरे में मिलेगा 12.09, ये एक एटम से मिला है, राइट, तो सारे एटम 27% से कितना होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू दैट 27%, राइट, और यहाँ 15%। चलो सॉल्व करो, ये सब तो मैंने ही बता दिया, अब कैलकुलेशन बची है, राइट, हालांकि मुझे ये नहीं करना है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों की अभी लेवल वो बढ़ा नहीं है, आप लोगों को लगेगा टाइम, इसलिए मैं बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा, आप में से कई लोगों को बोलना चाहिए सर मैं हम ट्राई करते हैं पहले, तो आप सीखोगे, नहीं तो मैं ही बताते रह जाऊंगा हर बार, के बाद ये वाला क्वेश्चन करना है।
एक आंसर आ गया मेरे पास। ओके बोलो अक्षत, क्या कह रहे हो? ओके योर आंसर 8। चलो अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, और बाकी लोग जिनके आंसर आए अभी आप चेक करना, क्योंकि ये आंसर मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं, 1.8 ग्राम हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो इसका मतलब ये हो गया 1.8 मोल। इसके 27%, तो क्या हो जाएगा 1.8 इंटू 27 डिवाइड बाई 100। तो आप इससे 18 इंटू 27 का मल्टीप्लाई कर लो, 18 इंटू 7 कितना होगा 126, 12, 18 इंटू 2 36 और 12 48। तो इससे आ जाएगा दिस इज 0.486 मोल, और ये हो जाएगा 1.8 इंटू 15 मतलब 15 डिवाइड बाई, तो दिस इज 0.27 मोल। ये आ गए दो, है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, है ना, यहाँ पे n इक्वल्स टू 3 में है 0.486 मोल, और n इक्वल्स टू 2 में है 0.27 मोल, ठीक है। आयनाइजेशन पोटेंशियल दे रखा है, तो आपको ये एनर्जी वैल्यूज पता है, मतलब ये कंफर्म कर रहा है, ओके ये वैल्यू यही है जो आपने पढ़ रखी है। जैसे यहाँ पे 13.6 नहीं लिखा होता, मान लो 15 लिखा होता, तो फिर वो जो आपने 10.2 पढ़ी हुई है या फिर 12.09 लिखी हुई है, वो सब गलत हो जाती है ना, क्वेश्चन के हिसाब से हमें चलना है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये वैल्यू 10 एंड कितनी हो जाएगी 10.2, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 12.09। तो बस 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, है ना। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा किलो जूल पर मोल में, तो कितना हो जाएगा 12.09 इंटू 96, दैट इज किलो जूल पर मोल। बट यहाँ तो एक मोल नहीं है ना, यहाँ पे कितना है 0.486 मोल है, तो इंटू डायरेक्टली 12.09 इंटू 96 इंटू 0.486, इतना एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। तो मैं ये क्या किया, राइट, एक मोल के लिए मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम,
कन्वर्ट कैन बी कन्वर्ट इनटू किलो जूल पर मोल। अगर 96 से मल्टीप्लाई करो तो एक मोल के लिए आता है इतना, तो 0.486 मोल है, तो आप निकाल लोगे डायरेक्टली, राइट। ठीक है, दूसरा आपको यही काम करना है, 10.2 इंटू कितना है यहाँ पे 96 इंटू 0.27, तो बस इन दोनों से 96 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 12.09 इंटू 12.09 इंटू 0.486 प्लस 10.2 इंटू 0.27, ये निकाल लो इसको जरा। अब इसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है कैलकुलेशन में, राइट, तो आप यूज कर सकते हो कैलकुलेटर। So this value is coming around 8.63, and this 8.63 is going to multiply by 96, तो इससे आ रहा है आंसर 828। तो जिसका भी 828 आया है वो सब आंसर सही है, ठीक है, देख लो आप लोग। 823 आया है यशस्वी का, ठीक है, करेक्ट। नहीं, आज शायद आई थिंक ऑनलाइन में शायद आने लग गया है कैलकुलेटर, राइट, ऑनलाइन एग्जाम्स में, ऑफलाइन में नहीं होता है। शायद है, मेरे को याद नहीं है अभी आप कैलकुलेटर का, ठीक है। तो ये तो आ गई एनर्जी। अब आ जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, टू व्हाट सीरीज डज द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन बिलोंग इफ वेव नंबर इज इक्वल्स टू, ठीक है, वेव नंबर मतलब 1 by लैम्डा इज इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन वेव नंबर ऑफ फॉलोइंग टू लाइंस ऑफ बामर सीरीज, ठीक है। ये कह रहे हैं what series does the spectral line of atomic hydrogen belongs to if wave number is equals to difference। अच्छा, इसका डिफरेंस आप देख लो, और ये कह रहे हैं बामर सीरीज है, तो एनीवे या तो आप इसका डिफरेंस देख लो, तो इससे आ जाएगा 76 पॉइंट समथिंग, 76 पॉइंट, ये 76 हो गया लगभग 760 नैनोमीटर। नहीं, द वेव नंबर इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है ना, और ये नैनोमीटर इनवर्स में नहीं लिखा हुआ है, ये तो वेवलेंथ लिखी हुई है ना, बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ टू लाइन सीरीज बामर सीरीज। ये नैनोमीटर है, इसका मतलब क्या है, वेवलेंथ लिखी हुई है, नैनोमीटर इनवर्स होता तो होता, सॉरी, तो इसको एकदम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो ये बामर सीरीज है इक्वल्स टू 2, इसमें दो वेवलेंथ दो आ रही है, एक ये और एक ये, ठीक है, ये दो वेवलेंथ है एक्चुअली, ये नैनोमीटर दे रखा है ना, तो ये वेवलेंथ है। तो अब इन्होंने यहाँ वेव नंबर नाल लिख के वेवलेंथ दे रखी है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ये हमने यूनिट देख ली। अब ये कह रहे हैं कि ये दो आ रही है मान लो, तो ये कह रहे हैं इसका डिफरेंस है, मतलब ये आपको निकालनी है, ठीक है। अब मान लो ये हो, जैसे मान लो ये हो hc बाई लैम्डा 1, ये हो hc बाई लैम्डा 2, एनर्जी का डिफरेंस बोल रहा हूँ, ये होगा hc बाई लैम्डा 3, तो क्या होता है hc बाई लैम्डा 1 इक्वल्स टू दिस एनर्जी इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, तो बस लगा लो hc बाई लैम्डा 1 इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा 2 प्लस hc बाई लैम्डा 3, तो hc हट गया, तो 1 अपॉन लैम्डा 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा 2 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 3। अच्छा, अब इसे बताओ इन दोनों में ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, इसकी जिसकी लैम्डा कम है, तो ज्यादा एनर्जी ये वाला होगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन
410 अप्रोक्सीमेट ले ले रहे हैं इक्वल टू 1/486 प्लस 1 लैम्डा। तो बस इसको सॉल्व कर लो। तो 1 लैम्डा इक्वल्स टू 1/410 माइनस 1/486। एलसीएम ले लिया इनका 410 इंटू 486 और ये 486 माइनस 410 इज 76। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 410 इंटू 486 डिवाइड बाई 76। अब इसको सॉल्व कर लो। 76 इंटू लेट्स से 7 टाइम्स नहीं जाएगा। 76 इंटू 6 टाइम्स कितना जाएगा? नहीं, ये भी बीच में रहेगा। ये 5 टाइम्स आएगा 380। ये 30 रह जाएगा। 30 को 4 मान लो तो ये हो जाएगा 5.4। तो बस 486 इंटू 5.4 54 इंटू 6 कितना होता है? 324। 54 इंटू 6 तो 270 प्लस 54 324 है ना 32। 54 इंटू 8 कितना होता है? तो 50 इंटू 8 कितना हो गया? 400 एंड 4 इंटू 8 32। 432 प्लस 32 64 46। 54 इंटू 4 कितना होगा? तो 200 216 एंड 46। तो ये कितना हो जाएगा? 22 और 40 62। तो ये आ गया आपका। दिस इज इन नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में कितना आ जाएगा? 26,244 एंगस्ट्रॉम। एनीवे इन्होंने बोला है व्हाट सीरीज, हमें सीरीज बताना है। तो आपने देखा पास्शन में तो 18,000 तक आता है, तो उसके बाद ये क्या होगा? ब्रैकेट सीरीज आएगा। बस ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के था, आप देख लेना ऐसे क्वेश्चंस। तो अभी आपको होमवर्क क्या करना है वो देख लो। ठीक है, अभी तो बेसिक कर रहे हैं, ये तो क्वेश्चन टफ थे। स्पेक्ट्रम तक पूरा करना है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाएंगे नेक्स्ट। आपको यहाँ 49 तक करना है। यहाँ पे टिल ईयर मुझे पूरा होमवर्क चाहिए, और जो नहीं करके आएगा मैं भगा दूंगा। क्या मैं बहुत टाइम हो गया, आप लोग बिजी हो चुके हो। आई हैव टू बी स्ट्रिक्ट। हेलो यहाँ पे करना है 29 तक, है ना। होमवर्क लिख लो आप लोग। सर, कौन से क्वेश्चन से कौन से तक? टिल क्वेश्चन वो देख लेना आप कि अगर आपके नहीं हुए तो पुराने पूरे कर लेना। टिल क्वेश्चन 49 फाउंडेशन बिल्डर सब ऑब्जेक्टिव, and till 29 foundation builder subjective। पेज नंबर ऑब्जेक्टिव का पेज नंबर है 56। और ऑब्जेक्टिव का पेज नंबर है 49। ओके दैट्स इट। चलो बाय सर। बाय।